हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है एम के सर। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। उसमें हम लोगों का दो टॉपिक पर डिस्कस करना है, एक नोड्स और दूसरा होता है शेप ऑफ सबसेल। ठीक है, तो इस पर हम लोग बहुत शानदार डिस्कशन होने वाला है। बहुत छोटा वीडियो है, जल्दी कंप्लीट इसको कर लीजिएगा। और लगभग लगभग हर एक दो साल के बाद इसमें एक कंपटीशन में क्वेश्चन रहता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि नोड किसे कहते हैं। ठीक है, तो नोड का सिंपल सा डेफिनेशन आप याद रखिएगा। जहां इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो, वह स्मॉल स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं नोड। द रीजन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। देखो, मेनली नोड जो होता है वो दो तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं रेडियल नोड, ठीक है ना, रेडियल नोड। और इसको दूसरा नाम हम लोग जानते हैं कि स्फेरिकल नोड भी इसी को कहते हैं, स्फेरिकल नोड। देखो, रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड के लिए दोनों सेम है। तो क्या होता है इसमें, याद रखना कि यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू पर डिपेंड करता है। रेडियल नोड साइज से रिलेटेड है, तो याद रखना इसमें इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन वैल्यू। एन वैल्यू कहने का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जहाँ एन हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। याद रखना, क्वांटम नंबर। ठीक है, देखो, रेडियल नोड जो होता है वो साइज को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे रेडियल नोड का। तो उसका फॉर्मूला होता है रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन। यहाँ n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l को हम लोग कहते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर याद रखना। ठीक है, तो ये रेडियल नोड होता है। दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना है वो है स्फेरिकल नोड। याद रखना, रेडियल नोड साइज से रिलेटेड है, जिसको एन वैल्यू पर हम लोग जानते हैं। और उसके बाद दूसरा जो होता है वो है आपका रेडियल नोड के बाद हम लोगों को दूसरा जो नोड पढ़ना है एंगुलर नोड। ठीक है, एंगुलर नोड। देखो, एंगुलर नोड क्या होता है। एंगुलर नोड, ठीक, यह सबसेल के एनर्जी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसके लिए इसके याद रखना एंगुलर नोड के लिए कि इट इज इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एल वैल्यू। यहाँ पर एल क्या है, एल वैल्यू। एल यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर याद रखना इसको। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि एंगुलर नोड के लिए, एंगुलर नोड बराबर होता है एन। ठीक, इसमें एक चीज आप याद रखना, जैसे यहाँ सबसेल है और यहाँ इसका वैल्यू ऑफ एल, एस में एल का वैल्यू 0 होता है, पी में 1 होता है, डी में 2 होता है और एफ में 3 होता है। तो देखो, हम लोगों को यहाँ पर दोनों नोड मालूम है। रेडियल नोड क्या होता है, तो एन माइनस एल माइनस वन, और एंगुलर नोड होता है एल। अगर हम टोटल नोड की बात करेंगे, टोटल नोड की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियल नोड और प्लस एंगुलर नोड। तो यहाँ रेडियल नोड आपका कितना है, एन माइनस एल माइनस वन, और प्लस एंगुलर नोड को हम लोग एल से जानते हैं, तो माइनस एल से प्लस एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन माइनस वन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी टोटल नोड की बात कहे तो आप n-1 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से l और l कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें खास बात है कि रेडियल नोड जो होता है वो लोअर ऑर्बिट के लिए डिफाइन नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग देखते हैं। देखो नोट में इसको याद रखना, उसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन देखेंगे तब फिर आगे देखेंगे। रेडियल नोड is not defined for lower orbit, ठीक है, but it is defined for higher orbit, ठीक है ना, हायर ऑर्बिट। जैसे देखो हम अगर लेते हैं 1s 2p 3d और उसके बाद 4f, सब में हम लोग चेक करेंगे कि रेडियल नोड कितना होता है। देखो यहाँ पर अगर देखते हैं तो रेडियल नोड के लिए, तो रेडियल नोड का डेफिनेशन क्या होता है, n माइनस एल माइनस वन, n माइनस एल माइनस वन। तो यहाँ देखो n का वैल्यू इसमें कितना है तो 1, और माइनस l का वैल्यू कितना होता है, सबसे लेस में 0 होता है, और माइनस 1, अब इस सब का सम कितना हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर देखो तो 2 और -1 दैट इज 2 - 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो n का वैल्यू है 3 और d में l का वैल्यू होता है, d में l का वैल्यू कितना होता है तो 2, तो 3 - 2 और -1, ये हो जाएगा 3 - 3 इज इक्वल टू 0। इसमें देखेंगे आप तो 4 - 3 - 1 दैट इज 4 - 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो कोई भी अगर आप लोअर ऑर्बिट के लिए देखते हैं, लोअर ऑर्बिट यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो भी न्यूक्लियस से शुरू होता है, जैसे मान लो यह न्यूक्लियस है, तो किसी भी सब सेल का जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर रेडियल नोड को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखो तो ऑर्बिट 1 में एस का स्टार्ट होता है और इसमें फिर 2 में पी से होता है और 3 में डी से, उसके बाद 4 एफ में। अगर हमसे कोई पूछता कि क्या 5G में रेडियल नोड डिफाइन है, तो हम लोग वहां भी बोलेंगे कि 5G में रेडियल नोड डिफाइन नहीं है। जैसे अगर हम 5G की बात करेंगे आने वाले दिन में, एक सबसेल होगा जी, उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 4 वैल्यू होगा। तो यहाँ अगर रेडियल नोड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 - 4 - 1 दैट इज 5 - 5 इज इक्वल टू 0। याद रखना हमेशा लोअर ऑर्बिट में रेडियल नोड को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये जब भी डिफाइन होगा तो सिर्फ और सिर्फ हायर ऑर्बिट के लिए होता है। ठीक है, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ज्यादा इसका इस्तेमाल करता है। ठीक, अब देखो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कभी भी रेडियल नोड या एंगुलर नोड फाइंड आउट कैसे करेंगे या टोटल नोड हम लोग कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखो जैसे क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड ऑफ फॉलोइंग। जैसे मान लीजिए एक नंबर में दिया हुआ है 5F, 2 नंबर में दिया हुआ है 4P और उसके बाद 3 नंबर में दिया हुआ है 4S। ठीक, इसमें हम लोग बनाएंगे इसको कैसे, सिंपल है। देखिए क्या होता है कि जैसे 5F है तो 5F की बात करेंगे तो इसमें अगर हम रेडियल नोड की बात करेंगे, रेडियल नोड, तो रेडियल नोड कितना हो जाएगा n - l - 1, तो 5 - 3 - 1 इज इक्वल टू, सबको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अगर हम इसमें रेडियल के बाद एंगुलर नोड की बात करेंगे, एंगुलर नोड
तो इसके लिए एंगुलर नोड की अगर हम बात करेंगे तो यह सीधे सीधे एल के बराबर होगा। तो एफ में एल का वैल्यू कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा। अगर आपको टोटल नोड्स के बारे में जानना है तो टोटल नोड कितना हो जाएगा n-1, दैट इज 5 - 1, तो कितना आ जाएगा 4। आप ऐसे भी देख सकते हो जैसे इस केस में 3 और एक यहाँ, तो कितना हो जाएगा 4। इसी तरह से हम लोग किसी को भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ 4p है तो 4p के लिए रेडियल नोड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 4p। 4p ठीक है। तो रेडियल नोड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 1 - 1, तो 4 - 2 तो कितना हो गया 2। और इसका एंगुलर नोड कितना हो जाएगा एंगुलर नोड, तो ये 1 के बराबर होगा। उसी तरह से फिर हमारे पास है 4s, तो अगर 4s में अगर हम लोग रेडियल नोड निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एस में एल का वैल्यू कितना होता है 0, याद रखना इसको। तो 4 - 0 - 1 दैट इज 3 आ जाएगा। और एंगुलर नोड की बात करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। टोटल नोड आपको पता है n में से 1 को घटा दीजिएगा तो वो हमारा आ जाएगा नोड के बाद। तो ये है नोड किसे कहते हैं, नोड कितने प्रकार का होता है, नोड हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि किसी भी सबसेल का शेप क्या होता है। तो देखो इसमें पहला है सबसेल एस, इसमें भी हम लोगों का एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का यूज करना है। तो यहाँ ध्यान दो कि जैसे सबसेल एस है तो सबसेल एस में एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, यहाँ पर क्वांटम नंबर 0 होता है। इसका मतलब कि वैल्यू ऑफ एल 0 है तो वैल्यू ऑफ एम कितना हो जाएगा 0। ठीक है, जब 0 है तो तीनों एक्सिस के अबाउट यह कैसा होगा सिमेट्रिक होगा। जब तीनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो इसका जो शेप बनेगा वह कैसा होगा स्फेरिकल होगा। तो इसका अगर हम शेप की बात करेंगे, इसका अगर हम शेप की बात करेंगे शेप ऑफ एस ऑर्बिटल तो ये हो जाएगा स्फेरिकल। ठीक है स्फेरिकल। अब देखो ये इसका शेप हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि तीनों एक्सिस के अबाउट, यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई है और यहाँ जेड है। आप किसी भी एक्सिस के अबाउट देखिएगा तो सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक कहने का मतलब है कि दो बराबर भाग में आसानी से बट जाए। ठीक है, अब देखो कि एस सब सेल आर सिमेट्रिक अबाउट ऑल एक्सिस। ठीक है, सभी एक्सिस के अबाउट ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा, याद रखना इसको। तो इसको हम लोग सब सेल कहते हैं। उसके बाद हम लोगों को देखना है कि पी सब सेल में उसका शेप कैसा होता है। तो देखो पी में एल का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एल यह 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एम कितना हो जाएगा वैल्यू ऑफ एम ये -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि देयर आर 3 पी ऑर्बिटल्स। यहाँ पर पी में ऑर्बिटल्स की संख्या कितना हो जाएगा 3। कौन कौन हो जाएगा पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक, अब मान लो कि इसमें हमको शेप देखना है तो इसका शेप डम्बेल होता है। तो शेप ऑफ पी की बात करते हैं हम लोग, शेप ऑफ पी सब सेल तो यह डम्बेल हो जाएगा डम। ठीक है, देखो जैसे अगर हम बात करते हैं पी एक्स का, जैसे पी एक्स का
तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका जो शेप होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं। अब इसमें अगर हम नोड की बात करें, ये तो इसका शेप हो गया। अगर हम इसका नोड की बात करें तो जिस एक्सिस में इलेक्ट्रॉन नहीं है वो नोड कहलाएगा। तो यहाँ एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है, तो वाई और जेड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वही उसका क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। ठीक, उस तरह से अगर आप पी वाई को देखेंगे, इस बार क्या होगा कि वाई एक्सिस में इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, ये एक्स है और ये वाई है, तो वाई एक्सिस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार एक्स जेड होगा नोड। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, और इसमें हो जाएगा एक्स एक्सिस और एक्स जेड, एक्स जेड। अगर हम पी जेड की बात करेंगे तो पी जेड का क्या हो जाएगा, हम इसको मान लेते हैं कि यह जेड एक्सिस है और इसको मान लेते हैं कि यह एक्स है, तो यहाँ इस बार इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो देखो तो सभी का शेप कैसा है, डम्बल है ना, सब बिल्कुल डम्बल है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप अगर देखेंगे तो एक्स और वाई हो जाएगा, ये भी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको आसानी से याद रहेगा कि P में L का वैल्यू 3 होता है, तो M का हो जाता है -1 0 +1, तो 3 यहाँ भी है। तो कौन कौन 3 कोऑर्डिनेट है, जैसे एक्स वाई जेड, तो ये एक्स वाई और जेड, एक हो जाएगा पी एक्स, दूसरा हो जाएगा पी वाई, और तीसरा क्या हो जाएगा पी जेड, और सभी का जो शेप जो बनेगा वो डम्बल बनेगा। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको भी काफी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ इसमें इसका डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का जरूरत नहीं है, माइंड में सिर्फ याद रखना कि डम्बल शेप का होता है। ठीक, चलो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि डी सब सेल में क्या होता है। यहाँ डी में अगर आप देखेंगे तो वैल्यू ऑफ एल जो होगा वो कितना होता है, 2। तो वैल्यू ऑफ एम कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एम ये हो जाएगा -2 -1 0 +1 और +2। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 5 ऑर्बिटल होगा। देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स, 5 डी ऑर्बिटल्स। तो कौन कौन हो जाएगा डी ऑर्बिटल्स, एक हो जाएगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी जेड स्क्वायर, और उसके बाद हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारा 5 ऑर्बिटल है डी सब सेल में। अगर इसके शेप की बात हम लोग करेंगे तो वह डबल डम्बल होता है। ठीक है, तो याद रखना, शेप ऑफ डी यह होता है डबल डम्बल, डम्बल याद रखना इसको। ठीक, अब देखो हम लोग 1 बाय 1 सबको हम लोग बनाते हैं। जैसे पहला हम लोग लेते हैं कि डी एक्स वाई, डी एक्स वाई। अब यहाँ पर देखो डी एक्स वाई की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक्स वाई के प्लेन में होगा। तो ये एक्स है और ये वाई, इलेक्ट्रॉन इसके इस प्लेन में होगा और इस प्लेन में होगा। अब देखो ये वाला हम एक्सिस को अगर देते हैं तो ये कैसा एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस। तो आप ध्यान से देखो, इसमें अगर हम नोड की बात करेंगे, एक्स वाला इस प्लेन में क्या इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। या आप फिर वाई जेड के प्लेन में देखेंगे तो यहाँ भी आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स और वाई के प्लेन में है, लेकिन एक्स जेड और वाई जेड के प्लेन में नहीं है। तो इसलिए इसका जो नोडल प्लेन जो होगा वो हो जाएगा कौन कौन, तो एक हो जाएगा एक्स जेड और दूसरा हो जाएगा वाई जेड। तो इस बात को भी याद रखना, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। ठीक, कौन कौन हो जाएगा, एक्स जेड और वाई जेड। अगर हम इसमें बात करते हैं डी डी एक्स जेड का, डी एक्स जेड का अगर हम बात करेंगे तब क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया एक्स एक्सिस
और ये हो गया जेड एक्सिस, तो ये भी डबल डम्बल होगा। ठीक, ये भी डबल डम्बल है। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो ये एक्स है और ये वाई है, तो ये वाला जो एक्सिस होगा कैसा हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा। तो अब इस जेड एक्सिस के केस में क्या हो रहा है कि वाई एक्सिस होगा, सॉरी वाई एक्सिस होगा, एक्स वाई और वाई जेड के प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो नोडल प्लेन होगा वो हो जाएगा एक एक्स वाई और वाई जेड। इसके लिए जो होगा नोडल प्लेन वो हो जाएगा एक्स वाई और वाई जेड। ठीक है ना। अब देखो ये हो गया एक्स वाई एक्स जेड हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं डी वाई जेड का। ठीक है, तो डी वाई जेड तो इसका भी डबल डम्बल होगा। देखो ठीक, तो ये हम लोग ले लेते हैं y और इसको हम लोग ले लेते हैं z। तो इसका जो शेप होगा वही इस तरह से हो जाएगा, ये भी डबल डम्बल है। अब देखो इस बार इलेक्ट्रॉन yz के प्लेन में है, तो नोडल प्लेन इसका क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन ये हो जाएगा एक्स वाई और एक्स जेड, एक्स वाई एंड एक्स जेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसमें जो ऑर्बिटल्स है डी ब्लॉक ग्रुप का या डी ऑर्बिटल्स का, उसमें दो तरह का ऑर्बिटल्स होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ना है, एक T2Z और एक होता है EG। तो ये T2Z का स्ट्रक्चर है, तो इसका जितने भी होता है सबके सब डबल डम्बल होता है। अब हम लोग बात करेंगे इस पर EG के लिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसका शेप बनाते हैं, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो तो अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि डी जेड स्क्वायर, यहाँ जो होगा यह याद रखना, डी जेड स्क्वायर जो होता है यह सिंगल डम्बल होता है, डबल डम्बल नहीं होता है, सिंगल डम्बल होता है, याद रखना इसको, इसका शेप। अब देखो ये हो गया, इसको हम लोग जेड एक्सिस मानते हैं, इसका जो बनेगा वो इस तरह का बनेगा और एक्स एक्सिस का जो होगा उसी पर ओवरलैप होगा, इसी पर। इसलिए यहाँ पर नोड जो होता है वो जीरो होता है, नोड जीरो होता है, तो नोडल प्लेन भी इसका कितना हो जाएगा, नोडल प्लेन भी इसका जीरो होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, तो डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो देख लो, तो ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया वाई, इसका जो होगा वो इस तरह से होगा, और फिर उसके बाद वाई एक्सिस वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसी पर आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से ये इस तरह से जाएगा, तो यहाँ पर जो नोड होता है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये इसका नोड होता है। समझ गए बात को। तो ये कंप्लीट का, इसमें नोड किसे कहते हैं, नोड कितने प्रकार का होता है, शेप कितना होता है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आप याद रखिएगा कि शेप ऑफ एफ हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, शेप ऑफ एफ हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है एफ का। हालांकि सबसे लो भी है, जैसे एसपीडी है तो उसका सब चीज शेप वगैरह हम लोग देखें, लेकिन एफ का नहीं होता है क्योंकि उसका कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको ध्यान में रखिएगा और अच्छे से तैयार कीजिएगा। हर 1-2 साल पर इससे कंपटीशन में एक सवाल जरूर रहता है।